हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, आज हम जो फिल्म डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है नाइस व्यू, जिसे डायरेक्ट किया है वेन मुए ने। ये 2022 में ही रिलीज हुई है। एक ऐसे 20 साल के लड़के जिन हाओ की कहानी है जो अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक एक मुश्किलों भरी राह चुनता है और खून पसीना एक करके लगन से उस सपने को पूरा करता है। तो कहानी शुरू होती है शेंजन से और ईयर है 2030। जिंग हाओ अपनी सिस्टर के साथ रहता है। दोनों सुबह उठकर सारे चोर्स निपटाते हैं। जिंग हाओ को अपनी बहन को सुबह स्कूल के लिए रेडी करने से दिन शुरू होता है। उसे स्कूल छोड़ने जाता है, फिर वो अपनी बहन की रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसे दिल की एक बीमारी होती है। डॉक्टर उससे उसकी बहन के 8 साल होने से पहले ऑपरेशन करवाने की बात करता है और उसे बहुत से पैसे लाने को कहता है। वो अपनी फोन रिपेयरिंग की दुकान चलाता है जहां से उसे कम ही इनकम की उम्मीद थी, जिससे सिर्फ खाने का ही जुगाड़ हो पाता था। जब वो और उसकी बहन घर पहुंचते हैं तो उनके घर के बाहर रेंट पे करने की वार्निंग होती है। दोनों के ही बीच बहुत ही प्यारा बॉन्ड है जिसमें केयर और लव है। तभी रात को उसका दोस्त टाओ उसे कॉल करके बुलाता है। जिन हाओ उसके पास जाता है कि टाओ ने एक बार जिन हाओ से उधार लिया था जो अब तक चुकाया नहीं था और वो जिन हाओ के लिए झूठा कंसर्न दिखा रहा था। जिन हाओ के डैड उसे धोखा देकर चले गए थे। टाओ उसे एक वेयर हाउस लेकर जाता है जहां वो काम करता है। वहां खराब फोन का पूरा स्टॉक पड़ा हुआ होता है जिसमें सेकंड हैंड फोन्स का स्टॉक था। टाओ उसे आइडिया देता है कि वो उन्हें ले जा सकता है। जिन उससे जब फोन के बारे में पूछता है तो टाओ बताता है कि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले लोग यहाँ छोड़ गए। इसका मालिक जेल में है क्योंकि उसने इस वेयर हाउस का 2 साल से रेंट नहीं चुकाया। टाओ के बॉस को अपना स्पेस फ्री कराना है तो वो इन्हें वैसे भी फेंकने ही वाला है। ये फोन्स इटली से आए हैं, कहते हैं इनमें कुछ फॉल्ट की वजह से ही मॉडल की बिक्री बंद हो गई और ये फोन्स उधर चलने बंद हो चुके हैं। वो उससे ऑफर करता है कि अगर ये फोन्स वो 1 लाख में खरीद लेगा, बाकी बचा प्रॉफिट वो खुद ले सकता है। ये सुनकर जिन हाओ की उम्मीद जागती है पर वो सोचने का टाइम लेता है। वो एक फोन सही करने की कोशिश करता है और वो बहुत अच्छे से चल भी जाता है। जिन हाओ लोन लेने के लिए जाता है जिससे वो फोन्स खरीद सके और वो 50,000 यॉन को 30 दिन के अंदर सबमिट करेगा 2% ब्याज समेत। अब जिंग हाओ सेकंड हैंड फोन ट्रेड करने जाता है और डील फाइनल करके आता है। 9 लाख से भी ऊपर का उसे फायदा हो रहा था। पर 2 हफ्ते बाद अथॉरिटीज से खबर आती है कि सेकंड हैंड फोन बिकने अब बंद हो रहे हैं। जो ऐसा करते हुए पकड़ा गया उसे पायरेसी और फ्रॉड के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ये सुनते ही जिन हाओ डीलर के पास जाता है जिसने उसके फोन्स की डील 1 महीने बढ़ा दी थी। इस न्यूज की वजह से उसे लगता है कि उसके फोन्स का ढेर का अब क्या फायदा होगा, इसलिए वो अभी अपने दोस्त से खरीदता ही नहीं। उसका सपना एक ही पल में खत्म हो चुका था। नेक्स्ट डे जिंग हाओ उसी फोन की कंपनी के पास जाता है जिसका स्टॉक वेयर हाउस में पड़ा था और जिंग हाओ वहां के मैनेजर मिस्टर ली को फोन के पार्ट्स को अलग अलग देशों में बेचने का प्रपोजल देता है। बट मिस्टर ली को भरोसा नहीं होता क्योंकि उसे पता था फोन्स के पार्ट्स की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में कभी पास नहीं हो पाएगी। लेकिन जिंग हाओ उसे भरोसा दिलाता है और मिस्टर ली उसे चैलेंज कर देता है क्वालिटी टेस्ट करके लाने के लिए। जिंग हाओ को कुछ उम्मीद होती है। वो रात दिन एक करके फोन्स के बड़े पार्ट्स के अलावा छोटे से छोटे पार्ट्स को भी अलग करता है जिसमें कई बार उसे फेलियर मिलता है। बट फाइनली जब वो क्वालिटी चेक के लिए लेकर जाता है जहां से वो पार्ट्स की क्वालिटी टेस्ट में ऑफिशियली पास हो जाता है और वो खुशी खुशी मिस्टर ली के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने क्वालिटी टेस्ट पास किया। पर मिस्टर ली उसे पहचानने और उस चैलेंज से साफ मुकर जाता है। वो कह देता है कि तुम बच्चे हो अभी। जिंग हाओ को अपनी मेहनत पर पानी फिरता देख गुस्सा आ जाता है। वो सीधे बोल देता है कि एज का इस काम से क्या लेना देना। जिंग हाओ अब सीधे उस कंपनी के बॉस के पास जाता है जो वहां मौजूद था और उसे ये प्रपोजल देता है। वो अपनी बात समझाने के लिए सिर्फ 10 मिनट मांगता है जिस पर कंपनी का ओनर 1 महीने के बाद वापस आने की बात कहता है और निकल जाता है। इस पर वो मैनेजर से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और बस उस कार के पीछे अपनी स्कूटी भगाता है और उसी ट्रेन की टिकट लेता है जिस पर उस कंपनी का मालिक मिस्टर झाओ जाने वाला था। वो अपनी स्कूटी भगाता है और गिरते पड़ते हुए स्टेशन पहुंच जाता है। तब तक ट्रेन पर मिस्टर झाओ ही चढ़ जाते हैं। बट तभी जिंग हाओ फाइनली ट्रेन पकड़ लेता है और फिर मिस्टर झाओ से 10 मिनट मांगता है और मिस्टर झाओ कहता है कि हम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले, क्योंकि मार्केट में ऐसा अभी तक कोई नहीं किया था। बट जिन हाओ उन्हें ट्राई करने को कहता है। इस पर मिस्टर झाओ से कहता है कि ठीक है, करना चाहते हो तो कर लो, पर वो साथ में वार्न भी करता है कि ये अब उसे खुद करना होगा। वो ना इसका एडवांस मनी देगा ना ही कोई वर्कर्स देगा। अगर जिन हाओ सफल नहीं हो पाए तो उसे कंपनी से एक पैसा भी नहीं मिलेगा और मिस्टर झाओ अपना बिजनेस कार्ड उसे देता है और उसे काम होने पर
कॉल करने को कहता है और जिंग हाओ नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाता है। इधर मिस्टर झाओ जिंग हाओ से काफी इंप्रेस होता है क्योंकि मिस्टर झाओ खुद को 20 साल के जिंग हाओ में देख रहा था। वहीं जिंग हाओ रात में स्कूल पहुंचता है अपनी बहन को लेने, जो स्कूल के गार्ड के साथ बैठी होती है। जिंग हाओ को बहुत दुख होता है। जिंग हाओ की बहन अपने भाई की इंजरी देखकर बहुत दुखी होती है और उसे धीरे ड्राइव करने को कहती है। वो जिंग हाओ के घाव पर मरहम लगाती है। जिंग हाओ मिस्टर लियांग जो उनके पड़ोस में एक ओल्ड एज होम चलाते हैं, वो उन्हें प्रोडक्शन देखने का काम सौंपता है क्योंकि उसे इसके साथ एक डे टाइम जॉब भी चाहिए होती है। पहले तो लियांग मना कर देता है, पर जब जिंग हाओ उसे अपनी बहन टोंग के ऑपरेशन के खर्चे की बात करता है तो वो मान जाता है। इधर मैनेजर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है और उसे डीमोटिवेट भी करता है, पर जिंग हाओ साइन कर लेता है। जब 50,000 का लोन उसने लिया था तो वो चुका नहीं पाता और एक हफ्ते के अंदर ही उसकी दुकान उससे छीन ली जाती है और वो अपनी स्कूटी भी बेच देता है। अब जिंग हाओ को काम की तलाश थी। वो एक बंदे के पास जाता है और उससे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्लीनिंग स्टाफ की ड्यूटी मांगता है, जिसके लिए वो आदमी उसे रखने से इनकार कर देता है। बट इस रिस्की जॉब के लिए अच्छी इनकम मिलने की वजह से जिंग हाओ उससे विनती करता है और वो उसे हाँ कर देता है। इधर उन फोन्स के लिए जिंग हाओ रेंट पर एक छोटा सा रूम लेता है और उसे क्लीन करके उसे अपना छोटा ऑफिस बनाता है। इस काम में मिस्टर लियांग उसकी मदद करते हैं। अब बारी थी स्टाफ रखने की, तो जिंग हाओ किसी को पगार दे तो नहीं सकता था, पर वो कुछ ऐसे लोग ढूंढता है जिन्हें वो काम पूरा होने के बाद ही पे कर सकता था। अब इसके लिए कौन राजी होगा, तो वो ऐसे लोगों के पास जाता है जो बेरोजगार है। सबसे पहली वर्कर वेट्रेस होती है, बट उससे पहले वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में भी काम करती थी। यहाँ एक एक्सीडेंट से उसकी सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसे उस जॉब से तो निकाल दिया जाता है और उसे हियरिंग इशू की वजह से हर जगह से निकाल देते हैं, पर उसे जिंग हाओ रख लेता है। नेक्स्ट था एक ब्लैक बेल्ट फाइटर जिसे सुपरवाइजर को पीटने के चक्कर में निकाल दिया गया था और अब वो इंट्रोवर्ट हो चुका है। थर्ड वर्कर था जो पूरा दिन साइबर कैफे में गेम खेलता और वहीं सोता, पर अब उसे सेटल होना था, तो वो और उसका दोस्त भी काम करने को राजी हो जाते हैं। और 4 लियांग के ओल्ड एज होम से हेल्प के लिए आते हैं और इससे पहले काफी एक्सपीरियंस रह चुके हैं। तो जिंग हाओ की फैक्ट्री का नाम रखा जाता है नाइस व्यू इलेक्ट्रॉनिक। दिन में हाई राइज बिल्डिंग का काम करना और रात को फैक्ट्री का काम संभालना, साथ ही अपनी बहन का भी ध्यान रखना, ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से वो स्केड्यूल से पीछे चल रहे होते हैं। इस पर एक दिन एक साइबर कैफे का वर्कर जिंग हाओ पर इनकम डिडक्शन को लेकर लड़ने लगता है और धमका कर चले जाता है। अब वो फैक्ट्री का रेंट देने के बाद खुद के लिए कुछ नहीं बचा पाता। अब नई प्रॉब्लम सामने आती है जब मिस वांग, जिसे हियरिंग इशू था, उसने कंपनी पर एक्सीडेंट का केस डाला था, इसलिए कंपनी उसे केस वापस लेने के लिए कुछ गुंडे भेजती है। लेकिन जब वो केस वापस लेने से मना कर देती है तो दोनों में हाथापाई हो जाती है और जिंग हाओ उस गुंडे को एक लात मारता है और सब मिस वांग के लिए लड़ने आ जाते हैं और ब्लैक बेल्ट वाले वर्कर की वजह से उन गुंडों को अच्छा मजा चखाते हैं। इधर साइबर कैफे वाला गेमर शादी कर लेता है और जो वर्कर लड़ कर गया था वो माफी मांगकर वापस आ जाता है। जिंग हाओ रात को शादी से बहन के साथ जब घर पहुंचता है तो इधर मकान मालिक 3 मंथ का रेंट मांगता है, तभी वो उन्हें एंटर करने की इजाजत देता है। अब रात में जिंग हाओ किधर जाए उसे समझ नहीं आता। उसे याद आता है कि जो फ्रेंड वेयर हाउस में काम करता था उसने जो पैसे जिंग हाओ से उधार लिए वो अब तक नहीं दिए थे। उस पर जिंग हाओ गुस्से से उसके अड्डे पर जाकर उसकी पिटाई करता है और उससे पैसे मांगता है और उसके रूम से जो कुछ पैसा मिलता है वो उसे लेकर चला जाता है। अब जिंग हाओ अपनी बहन के साथ अपनी फैक्ट्री में शिफ्ट हो जाता है। सब लोग लगन से काम करते हैं और जिंग हाओ डबल शिफ्ट करता है। एक रात को जिंग हाओ काम करते करते सो गया, तभी उसकी बहन उसे जगाकर कहती है कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं। जिंग हाओ जब देखने पहुंचता है तो उसके फोन्स कोई चुरा कर ट्रक में भर रहा होता है। ये वही लड़का था जो एक बार जिंग हाओ से इलीगल काम के लिए फोन्स खरीदने की बात करता है। आज वो चोरी पर उतर आया था। उनके बीच चलते ट्रक में फाइटिंग होती है और जिंग हाओ का आधा स्टॉक अब भी उसके हाथ से निकल जाता है, पर उन्हीं का आदमी भी जिंग हाओ के साथ रोड पर गिर जाता है और बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। इधर टोंग टोंग जो कि जिंग हाओ की बहन है, वो भी उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है। जिंग हाओ को पुलिस उसका खोया हुआ माल वापस पहुंचाती है, पर जिंग हाओ के फिंगर में फ्रैक्चर होने से उसे काम से निकाल दिया जाता है। 2 महीने से फैक्ट्री का रेंट भी नहीं जाने से उसका ओनर भी उससे 3 दिन का टाइम देता है पे करने का। वो रोते हुए मिस्टर ली के पास पहुंचता है, पर वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसकी कोई हेल्प नहीं करता। तूफान आने को होता है और उसकी बहन स्कूल में ही होती है। गार्ड उसे रात वहीं गुजारने को कहता है। तूफान में जिंग हाओ की सारी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस तूफान के बाद जिंग हाओ का आत्मविश्वास भी टूट जाता है। हालांकि उसका माल बच जाता है, लेकिन 2 हफ्ते में डिलीवरी होती है और वो उन्हें पे नहीं कर सकने की बात बताता है। वो कहता है फैक्ट्री किसी और को रेंट में दे दी है, लेकिन सब वर्कर उसे सपोर्ट करते हैं। बाकी काम अपने घर पे ले जाकर पूरा करने की बात करते हैं और मेहनत लगन से सभी अपने अपने घरों से काम करना शुरू करते हैं और फाइनली टाइम से सब कंप्लीट हो जाता है और कंपनी क्वालिटी चेक के लिए सारा माल लेकर चली जाती है।
आज जिनहाओ का फाइनल रिजल्ट का दिन था। वो बहुत नर्वस होता है। ऑफिस में उसे बुलाया जाता है और मिस्टर झाओ उसके काम से काफी इंप्रेस होते हैं और अपने साथ काम करने को कहते हैं और उसके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद 5 मिलियन युआन, जो एडवांस में उसे पे किया जाता है। फाइनली जिनहाओ की मेहनत रंग लाती है और उसके सभी साथी बहुत खुश होते हैं। जिनहाओ की बहन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। 6 साल के बाद जिनहाओ नाइस व्यू इलेक्ट्रॉनिक्स का सीईओ होता है और अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है। नाउ ही बिकेम अ बिजनेस टाइकून। उनकी टीम के मेंबर जो सबसे ओल्ड था वो बड़ा सीनियर सेंटर खोलता है। वहीं जो साइबर कैफे में गेमर्स होते हैं वो विंड चेजर साइबर कैफे नाम की कंपनी के मालिक बन जाते हैं। ब्लैक बेल्ट फाइटर एक बॉक्सिंग क्लब खोलता है, साथ ही होमलेस डॉग के लिए एक शेल्टर भी खोलता है और साथ ही मिस वॉन्ग से शादी कर लेता है। वहीं मिस वॉन्ग एक वर्कर हेल्प सेंटर की मालकिन होती है। मिस्टर लियांग वो नाइस व्यू के एचआर मैनेजर बन जाते हैं। जिनहाओ की बहन अब बड़े स्कूल में पढ़ती है और डॉक्टर बनना चाहती है। वहीं जिनहाओ ने अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर चुका था और मूवी यहीं एंड होती है।